नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान की इस ख़ास पेशकश बीच बहस में। आपके साथ मैं हूं मुजीब। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जिस ख़ास मुद्दे को आपके साथ बांटने आए हैं वो है राज्य का बजट। जी हां, मुख्यमंत्री जो राज्य का वित्त विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने राज्य के बजट 2021-2022 को जनता के समक्ष रखा। विधानसभा में पेश करते हुए कई सारी लोक लुभावन घोषणाएँ इस बजट के माध्यम से की। क्या कुछ ख़ास रहा? इन तमाम मुद्दों पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा साहब। हमारे इस कार्यक्रम में हम गुलाब जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राज्य के पहले बजट से लेकर के अब तक के, यानी पहली बार पेपरलेस बजट को पेश करने का आपने बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत करीब से आपने देखा है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राज्य के इस बजट पे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस वर्तमान कार्यकाल के तीसरे बजट को जब पेश कर रहे थे? देखिए, श्री अशोक गहलोत राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और संयोगवश ये इस पारी का उनका ये तीसरा बजट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्ष कोरोना संकट से देश विदेश में की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, राजस्थान भी उसमें शामिल है। उस ऐसी चुनौती और विषम परिस्थितियों में ये बजट अपने आप में बहुत मायने रखता है। और ये ऐतिहासिक बजट इस मायने में भी है कि मुख्यमंत्री ने जो बजट भाषण है, अब तक जितने बजट भाषण किए उनका ये 8वां बजट भाषण है। सबसे लंबा भाषण उन्होंने आज प्रस्तुत किया है, 2 घंटा करीब 46 मिनट। ये कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी जो बजट पेश किया, केंद्रीय बजट, वो 2 घंटा 40 मिनट पढ़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री का ये बजट 2 घंटा और 46 मिनट तक चला। दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की गई है कि सबसे बेसिक चीज़ कि इसमें कोई कर नहीं लगाया गया है। कर नहीं लगाया, उसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विभिन्न विशेष परिस्थितियों में और करों में राहत दी गई है, जिससे सभी वर्ग और इससे लाभान्वित होंगे। सबसे बेसिक चीज़ है कि सर्व कल्याणकारी बजट इसको कहा जा सकता है। कोविड-19 के बाद राज्य का ये पहला बजट है। बहुत सारी उम्मीद है क्योंकि साल 2020 के अंदर देश, प्रदेश और सारी दुनिया ने आप जिस महत्वपूर्ण चीज़ को समझा है वो है स्वास्थ्य का पाया। बत्रा साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, साल 2021-22 के इस बजट के अंदर राज्य की जनता के सेहत के ख्याल के लिए मुख्यमंत्री ने वो कौन से महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं जो आपको लगता है कि राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मजबूत करेंगे? देखिए मुझे भाई, गत वर्ष का बजट जब मुख्यमंत्री ने पेश किया था उस समय 7 संकल्प घोषित किए थे। उसमें सबसे पहला था निरोगी राजस्थान। यानी ये संयोग ये बना कि जिस समय मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी 2020 यानी 2020 में जो बजट पेश किया था, उस समय कोरोना की आहट आरंभ हो गई थी और राजस्थान इस मायने में अग्रणी रहा, जिसने समय रहते हुए कोरोना से जो विशेष परिस्थिति उसका मुकाबला करना था उसके लिए सभी तैयारियां की। और उस समय निरोगी राजस्थान की घोषणा पूर्व की जा चुकी थी और इसी पालना करते हुए राजस्थान सरकार ने जितने भी चिकित्सा क्षेत्र में आधारभूत ढांचा, केंद्र सरकार ने भी उस समय 15,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था कि सब राज्यों में, और आधारभूत ढांचा जो चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित है उसमें एक स्वावलंबन आए, उसमें आत्मनिर्भरता है। राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में पहल की और उसका नतीजा ये हुआ कि निरोगी राजस्थान की जो तैयारियाँ की गई थी उसके अनुरूप हम लोगों ने, और इस कोरोना संकट से जो विशेष परिस्थितियां बनी उसका बहुत साहसपूर्ण मुकाबला किया। जो मापदंड अपनाए गए राजस्थान में कोरोना का मुकाबला करने के लिए उसमें सबसे अग्रणी रहे। और इसीलिए अभी आप इस बजट में देखें तो चिकित्सा क्षेत्र में इसके आधारभूत ढांचे को और बहुत विस्तार देने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से ये अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक CHC को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चयन करें। इसी तरह से नर्सिंग 25 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने वाले हैं और जितने भी जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल है उसको किस तरह से चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि जयपुर के अलावा राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ चिकित्सा कराने के लिए रोगी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र को और किस तरह से आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इस पर बजट में बहुत खास जोर दिया गया और लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 30% बजट का प्रावधान इसी क्षेत्र में किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर राज्य की या देश की जनता स्वस्थ हो तो कहीं ना कहीं विकास और दूसरी चीज़ों के लिए आपको एक ऐसा मैन पावर होता है जो स्वस्थ मैन पावर होता है। हम इस बजट पे भी जब नज़र डाल रहे थे, बत्रा साहब आपसे ही जानना चाहेंगे
देश में 75 नए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 15 राजस्थान को मिल रहे हैं और 15 शायद पहले से ही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के अगर जिलों की स्थिति के बारे में करें कि हर जिले के लिए कम से कम एक 3 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा जी तकरीबन। इसके अलावा नर्सिंग के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, CHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी प्रमोट करने की बात कही है, और आयुर्वेद और यूनानी को लेकर के भी कुछ खास किया गया, उस पर कुछ रोशनी डालें। नहीं, देखिए राजस्थान सरकार ने एक आयुष नीति की घोषणा की है। आयुष नीति में अभी ये देखा आपने कि कोरोना काल में एलोपैथी के अलावा अन्य जो चिकित्सा पद्धति हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, इन सब पर भी जोर दिया गया। और जितने कोरोना वॉरियर्स थे उनको आयुर्वेदिक काढ़ा पिला करके उनको और मजबूती दी गई कि जिससे अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे सकें। तो ये स्थिति जो बनी है, और राजस्थान सरकार ने जो आयुष नीति बनाई है, उस आयुष नीति में जब 1000 इस तरह के आयुर्वेदिक जो ये दवाखाने हैं आयुर्वेदिक के, उनको किस तरह से एक डेवलपमेंट करके एक वो इस तरह के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए माहौल बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये जा रही है कि बाकी जो चिकित्सा पद्धति इनका समन्वय तालमेल भी बने, इसमें योग भी शामिल हो, यूनानी चिकित्सा पद्धति भी, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेद भी हो, इनका आपस में तालमेल और लोगों का स्वास्थ्य जो है वो किस तरह से सही कर सके, चिकित्सा पर अधिक अवलंबित नहीं रखें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ये एक दृष्टिकोण जो सरकार का रहा है, इसका आगे आने वाले वर्षों में हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरी बात जो कहना चाह रहा हूँ कि ये बजट ऐतिहासिक बजट इस रूप में है कि मुख्यमंत्री ने एक लीड ली है सबसे पहले, कि पहली बार उन्होंने घोषणा की अगले वर्ष से कृषि बजट अलग से घोषित किया जाएगा। ये मांग पिछले कई वर्षों से कही जा रही है। नहीं, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में हम किसानों को लेकर के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बाहट और सुबहाट हो रही है। तो इसका ध्यान में रखते हुए क्या ये कहा जाए कि आपने किसानों को साधने की कोशिश की है, क्योंकि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कृषि के साथ साथ पशुपालन जो देश का सबसे बड़ी संख्या के अंदर हमारे यहाँ पर है, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे और नवाचार भी होते हैं, भले ही वो मत्स्य हो या मोती हो या उसके अलावा मधुमक्खी पालन भी हो गया, मुर्गी पालन भी हो गया। पिछले दिनों इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं कोविड का भी असर रहा है, तो दूसरी और बीमारियों का असर रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के कृषि क्षेत्र के लिए आने वाले वक्त को साधने की कोशिश की जा रही है, या ये कहा जाए कि एक घोषणा मात्र ही है? नहीं, पिछले वर्ष से जो किसानों पर जो फोकस किया जा रहा है और ये डिमांड भी की जा रही है केंद्रीय स्तर पर भी, किसानों के लिए कृषि बजट अलग से घोषित किया जाए। जैसे पहले रेल बजट अलग होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने रेल बजट को उसमें शामिल किया आम बजट के साथ साथ। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि एक बहुत बड़ा हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है, कोरोना ने भी दिखा दिया है कि कृषि जो है रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की, उस लिहाज से जो कृषि का बजट है वो अलग से जो महत्वपूर्ण घोषणा की है अशोक गहलोत जी ने अपने इसमें, कि अलग से बजट घोषित किया जाएगा। और उसका लाभ ये होगा कि उसके साथ साथ खाली उन्होंने घोषणा नहीं की, उसके साथ साथ ये कोशिश भी की है कि जो अन्नदाता है हमारा किसान है वो कैसे आत्मनिर्भर बने, उसकी हालत कैसे सुधरे सारा, उसी तरह की कोशिश ये की गई कि इस तरह की कंपनी बनाने की घोषणा की गई है कि जो किसानों को हर एक तरह की मदद देगी, उनके खेती को जो आमदनी है उसको बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनमें कैसे उनका इजाफा हो सके, उनके परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से हो सके, और देश की अर्थव्यवस्था में किसान तबका कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ये बहुत दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ फसली ऋण उपलब्ध कराने का वो भी मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है। और कोशिश ये की कि करीब 3 लाख नए किसानों को इन योजनाओं से जोड़ा जाने वाला है। किसानों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया गया है जो उनकी डिमांड भी रही है। कृषि केंद्र, किसान केंद्रों की बात की गई है, प्रदेश के अंदर 1000 किसान केंद्र होंगे। इसके अलावा बिजली को बिल को लेकर के कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, और 50,000 किसानों को सोलर पंप और 50,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाने की बात की है। कहीं ना कहीं किसानों को केंद्र में रखते हुए उनके आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। बिल्कुल, इसका असर ये पड़ेगा कि आज जैसे मुख्यमंत्री ने एक पहल की है कि कृषि बजट अगले साल से घोषित किया जाए। हो सकता है कि कम से कम अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें, और धीरे धीरे ये मांग पड़ सकती है कि केंद्रीय स्तर पर भी कृषि बजट अलग किया जाए। अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी माना जाता है, उसको हम अन्नदाता बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा और भविष्य के लिए माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर साबित होगा ये पहल जो की है उसके लिए, और राजस्थान सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। 102 एम्बुलेंस सेवा विशेष रूप से पशुपालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बिल्कुल, इसमें जो कोशिश ये की गई है मुख्यमंत्री ने कि किसान की जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे खाद, बिजली, पचड़ी की, कर्जे की,
और उसका जो उपज है उस उपज का सही दाम मिले, मंडियों की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, नई मंडियां डेवलप करने की घोषणा की है। सारा ये कोशिश ये है कि समन्वित एक प्रयास, एक समन्वित दृष्टिकोण कृषि बजट की घोषणा के साथ साथ जो कृषि और किसानों से संबंधित, कृषि और किसानी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से समन्वित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए कि किसान अपनी पूरे तन मन लगा करके और खेती को और आगे बढ़ा सके, उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने में सक्षम हो। इसका लाभ ये होगा कि देश की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे खुद किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और जो भी बीच में कुछ वर्षों में ऐसा आया कि खेती किसानी से विमुख हो रही थी, नई पीढ़ी इसको जोड़ा जाएगा। इसलिए कोशिश हो रही है कि एग्रीकल्चर, आप देखें कि अभी घोषणा की गई कृषि महाविद्यालय जगह जगह खोलने की सारा, तो उसका लाभ भी मिलेगा। नई पीढ़ी जब शिक्षित होकर के जब किसानी के साथ जुड़ेगी, अपने पूर्वजों के साथ जुड़ेगी, तो उसका लाभ आगे मिलेगा। ज्ञान विज्ञान की जो नई तकनीक आएगी उससे साथ भी कृषि हमारे साथ जुड़ेगी। नए नवाचार, नई सोच के साथ यकीनन कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र का और विस्तार होगा। वैसे किसान सशक्त होता है तो कहीं ना कहीं देश सशक्त होता है। बत्रा साहब, आप आपसे जाने, कोविड-19 के बाद कहीं ना कहीं औद्योगिक धुरी उसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं सामने आई थी, उनको साधने की कोशिश की। प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम देखे जाएं कि बजट की घोषणा तो साल में एक बार होती है, बजट भाषण एक बार पढ़ा जाता है, लेकिन बीते 12 महीने के अंदर, मार्च से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो कई बार हमने बहुत सारे पैकेजेस की घोषणा देखी है। आपको क्या लगता है इस वित्त वर्ष के दौरान अर्थ जगत को साधने के लिए कितने महत्वपूर्ण प्रयास इस भाषण के दौरान, इस बजट के अंदर आपको दिखते हैं? देखिए, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछले वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। दिल्ली के निकट जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हमारा, उसमें अलवर जिले के नीमराणा और भिवाड़ी, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछले दशक में औद्योगिक परिक्षेत्र में बहुत तेज़ी से उभर कर आए हैं। और अभी मुख्यमंत्री ने और न्यू टाउनशिप जो है भिवाड़ी के लिए, ग्रेटर, जैसे ग्रेटर नोएडा है, आज उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण का एक प्रतीक बन गया है ग्रेटर नोएडा। इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री ने अपने बजट में और ग्रेटर भिवाड़ी टाउनशिप डेवलप करने की घोषित की है, बिल्कुल निकट है। जैसे नीमराणा पिछले वर्षों में हब बन गया है, उसी तरह से भिवाड़ी भी हो जाएगा। ये पहले कोटा औद्योगिक क्षेत्र था, बीच में शिक्षा हब के रूप में डेवलप हो गया, लेकिन औद्योगिकीकरण हमारा, चूँकि वो दिल्ली के निकट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर और भरतपुर 2 जिले शामिल हैं, तो उसका किसी तरह से एनसीआर में, जैसे हरियाणा ने उस समय कितना लाभ लिया उसके एनसीआर की योजनाओं का, इसका लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने जो पहल की है उससे औद्योगिकीकरण के साथ साथ रोजगार के नए अवसर बनेंगे, उत्पादन के नए नए इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ डेवलप होंगी, तो औद्योगिकीकरण से रोजगार के जो नए अवसर मिलने वाले हैं उससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने उसके साथ साथ जैसे हैंडीक्राफ्ट उद्यमी हैं उनको ऋण का दिया कि हैंडीक्राफ्ट्स की विदेशों में बहुत डिमांड है, अपने बाड़मेर का हैंडीक्राफ्ट्स है और कई क्षेत्रों के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी किस तरह से और कोशिश की जा सकती है। जैसे मकराना का वो है और अपने गुलाबी पत्थर है भरतपुर क्षेत्र का, बंसी पहाड़पुर का, नए उद्यमी को 5 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। 14 इसके लिए मांग भी की थी और कोशिश की है मुख्यमंत्री ने कि औद्योगिक क्षेत्र का, क्योंकि ये कोरोना संकट से जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसमें कृषि क्षेत्र और उद्योग, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था। और मुख्यमंत्री ने आवश्यकता को देखते हुए जो हमारे देश राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको कैसे पटरी पर लाएं और उसको गति दें, उसके लिए ज़रूरी हो गया था इन दोनों पर विशेष हम ध्यान दें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कहीं ना कहीं हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर देखता है, राजस्थान 6ठे स्थान पर आता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अपनी तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास किया और पिछले 16 दिसंबर को या दिसंबर के अंदर ही मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की थी, एक सिस्टम की शुरुआत की जिसमें आप ऑनलाइन अपनी तरफ से अपने बिजनेस को लेकर के एक सिंगल विंडो सिस्टम अप्लाई किया गया था, जिसमें 16 या 18 के करीब विशेष क्षेत्र शामिल किए गए थे, स्पेशली फूड सेक्टर को, FMCG को उसमें शामिल किया गया था। इस तरह के प्रयास क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद लोगों को और अपनी तरफ से अपने आप को सशक्त करने के लिए, अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी मदद के तौर पर देखे जा सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने जो स्टार्टअप योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसका देशव्यापी भी लाभ हो रहा है और उसका विस्तार हो रहा है। राजस्थान सरकार ने भी इसको अब टेकअप किया है और स्टार्टअप के लिए और युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से और
कर्जा दिया जा सके, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, खुद भी रोज़गार दे सकें और औरों को भी रोज़गार का मौका दे सकें। ये जो कोशिश हुई है, तो बेसिक जो चीज़ आएगी उसका आधारभूत है कि अगर स्टार्टअप के जो शुरू हुए, हालांकि शुरू में आलोचना भी होती रही, लेकिन इसका कैसे सरलीकरण किया जाए, कर्जे कैसे उनको उपलब्ध हो सरलता से, सिंगल विंडो सिस्टम उसको कैसे पारदर्शी बनाया जाए। और ये मुख्यमंत्री का हमेशा रहा है ई गवर्नेंस से अगर ये शुरुआत होती है तो जो बीच का जो भ्रष्टाचार और इस तरह की अनियमितताएँ होती हैं उससे और छुटकारा मिलेगा, और जो नई पीढ़ी है निराश नहीं होगी और आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने आगे बढ़ सकेगी। आपने अपनी बातों के अंदर रोज़गार के मुद्दे को छेड़ दिया, कितना ख्याल रखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस सरकार के चुनावी कैंपेन के अंदर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से रोज़गार के मुद्दे को प्रमुख रूप से उछाला था और बेरोज़गारी भत्ता उसमें से एक था। इस बजट भाषण में देखते हैं कि बहुत तरह के अलाउंस या स्कॉलरशिप या पेंशन्स का प्रावधान जिसको बढ़ाया गया है और अपनी तरफ से देने की कोशिश की गई है। कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि कमाई और खर्चे को संयम रखने का काम ही ये बजट होता है। आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बेरोज़गारी अभी भी विपक्ष का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है जिस पे वो लगातार सरकार पर प्रहार कर रही है। देखिए, पिछले वर्षों में जो रोज़गार के लिए जो सरकारी भर्ती है उसके बहुत प्रयास हुए हैं। पिछले 2 दशकों का अगर अपन पृष्ठभूमि में जाएं तो इतनी भर्तियों की घोषणाएं हुई, लेकिन वो किसी न किसी कारण से, कोई तकनीकी कारण से, कभी अदालती हस्तक्षेप से वो धीरे धीरे और लंबा खींचा गया, तो उससे अधीर हो गए सारा सरकार। अभी जैसे मुख्यमंत्री ने कोशिश की इस बार कि जो युवा संबल रोजगार योजना है उसको किस ढंग से बेहतर बनाने की कोशिश है, उसको कोशिश जो हो रही है बराबर कि अदालती जो कार्यवाही होती है वो इतनी लंबी खिंच जाती है कि कितनी आए दिन आंदोलन हो रहे हैं सारे करके, आयु सीमा बढ़ रही है आपकी, युवा हमारे जो रोज़गार से वंचित होते हैं, रोज़गार भत्ते की बात होती है, यानी उनको बैठे बैठाए अगर मिल रहा है तो वो भी सरकारी संसाधनों पर बोझ पड़ता है। अगर वो रोज़गार हो गए तो खुद रोज़गार देगा, दूसरे युवाओं को रोज़गार देगा, उसके साथ साथ कर के रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस तरह के जो कोशिश की गई है। अब जैसे मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात की, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाग लेने जाएंगे युवा, उनको राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी है। उससे क्या है कि जो युवा है बड़े उत्साह के साथ अपने परीक्षाओं में शामिल होंगे कि वित्तीय बोझ जो है इतने वर्षों से रोज़गार की तलाश में मारे भटक रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा संबल मिलने वाला है। बत्रा साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि वो है कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र जो राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, जो दोनों तरह से है कि क्योंकि राज्य को सशक्त करने के लिए अगर शिक्षा दर उच्च होगी तो उसका महत्वपूर्ण फ़ायदा राज्य को मिलता है, उसके साथ साथ रोज़गार सृजित करने में भी शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। आपको क्या लगता है इस बजट के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने किन बातों का ख्याल रखा है? इस बार शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। शिक्षा चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो, इस बार नए स्कूल खोले गए हैं, क्रमोन्नत करने की भी घोषणाएं की गई हैं। उसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात, अभी राज्य में 4 स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जो दिवंगत विधायक थे उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में और मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इन दिवंगत विधायकों की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इन 4 स्थानों पर, और कन्या महाविद्यालय विशेषकर आप देखिए कि महिला शिक्षा पर जो जोर दिया मुख्यमंत्री ने पहले कार्यकाल में, क्या था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा दिया था उस नारे को संकल्प करने के लिए इन 4 स्थानों पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई, जहाँ अगले मार्च माह में उपचुनाव होने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है। उसमें दलगत राजनीति से भी ऊपर उठने की कोशिश की गई है और कोशिश ये रह गई है क्योंकि शिक्षा जो है हमारी प्रगति का एक बहुत बड़ा आधारभूत है। अगर शिक्षा होगा तो देश आगे बढ़ेगा, ये सब विशेषज्ञ भी मानते हैं। और जो शिक्षित समाज है वो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है, नई नई तकनीक अपना सकता है और जो कदम ताल करते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। सरकारी स्कूलों में कृषि संकाय शुरू करने का भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़गार परक शिक्षा, इसको लेकर के नई शिक्षा नीति के अंदर प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है और उसको शामिल करने की बात की है। क्या उसी मंतव्य को हम इस प्रयास के अंदर देख सकते हैं? मैंने पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने जो 7 संकल्प घोषित किए थे उसमें कौशल और तकनीकी संकल्प भी था।
उसी कौशल और तकनीकी संकल्प में कृषि क्षेत्र को भी, क्योंकि आधुनिक एक ज़माना था ये हल से खेती होती थी, आज ज़माना बदल गया, आज ट्रैक्टर की राजनीति आ गई है, ट्रैक्टर से खेती हो गई और ड्रिप इरीगेशन और कई कई नए आयाम कृषि जगत में जुड़ रहे हैं। तो इसलिए जो नई पीढ़ी होगी वो कृषि क्षेत्र में, जैसे कृषि के कॉलेज खोले जा रहे हैं, विषय खोले जा रहे हैं, तो नई पीढ़ी जब शिक्षित होकर के किसान के रूप में भाग लेगी तो नई तकनीक को आसानी से समझ सकेगी, आसानी से अपना सकेगी और उसमें नए नए इनोवेशन हो सकेंगे। राजस्थान के कई किसानों को और नई नई खोज के लिए राष्ट्रपति तक के में सम्मानित किया जा चुका है। कई लोगों को राष्ट्रपति ने अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके अपने यहाँ ठहराने की है। तो ये कोशिश जो है, जब नई पीढ़ी शिक्षित होकर कृषि किसानी के साथ जुड़ेगी तो बहुत बड़ा देश को संबल मिलेगा, राज्य को संबल मिलेगा। और यकीनन स्कूली शिक्षा के अंदर कृषि के विषय को शामिल करके कहीं ना कहीं हम ग्रामीण परिवेश में वहाँ के छात्रों को बहुत जल्दी ही उस क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि आने वाले वक्त में वो उस क्षेत्र के अंदर नए नवाचार कर सकें। यकीनन बिल्कुल, उसका मैंने कहा ना, अब जैसे अभी पिछले वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार में, केंद्र सरकार में जो कोशिश की थी, जो इस तरह के उन्नत कृषक हैं उनको सम्मानित करने को, और इस बार मुख्यमंत्री ने भी बजट भाषण में घोषणा की कि ऐसे किसानों को साथ साथ पशुपालकों को भी राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया। यानी मुख्यमंत्री ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को जोड़ा है, मत्स्य को भी जोड़ा है, मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, इन सबको साथ जोड़ा है। जो ये कृषि किसानी का समन्वित रूप है, ये समन्वित रूप के सभी आयाम बढ़ेंगे। जैसे शरीर का एक सर्वांगीण विकास, समुचित विकास जब होता है तो उसका एक लाभ मिलता है सारा। अब बात करें कानून व्यवस्था की, राज्य को इस पर अपनी तरफ से बहुत गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से और कानून व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमसे मिलती है। इसके अलावा राज्यों की सीमाएं भी हमसे जुड़ती हैं। इसको लेकर के क्या ख़ास कोशिशें की गई हैं? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री ने अभी जो कहा कि आज पूर्व में भी कह चुके हैं और आज बजट भाषण में भी उन्होंने कहा कि FIR को अनिवार्य बनाने का, इसलिए उन्होंने विपक्षी दलों से भी कहा कि हो सकता है कि इससे जब FIR को अनिवार्य बनाया गया तो हो सकता है अपराधों की संख्या में तो वृद्धि होगी, मुकदमों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन उससे न्याय मिलेगा। बेसिक चीज़ है, उसमें जो कोशिश की, इसलिए उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि इसको आलोचना के रूप में नहीं लें कि बढ़ा चढ़ा करके देश में अपराध वृद्धि बढ़ रही है प्रदेश में सारा, लेकिन उसका FIR को अनिवार्य बनाने की जो पहल की राजस्थान सरकार ने, उसका लाभ यह होगा कि अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे और जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, उसको न्याय मिल सकेगा और उसकी जांच पड़ताल है। इसलिए उसने जगह जगह भी ETC ग्रुप भी बनाए, ऐसी कोशिश की कि लोगों को समय पर न्याय मिल सके और उनको साथ आगे बढ़ने का, उनको लोगों को ये उम्मीद बन जाए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री को जादूगर भी कहा जाता है, उनके दोस्त भी और कहीं ना कहीं जो उनसे उन्हें पसंद नहीं करते। इस बजट के पिटारे में आपको क्या लगता है, जहां वो अपनी तरफ से बेरोजगारों को, वो निर्धन परिवारों को 1000 रुपये की एक नई घोषणा के साथ आर्थिक मदद की बात करते हैं, वहीं बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ता बढ़ाने की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पैसा आए कहाँ और ख़र्च कहाँ हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं एक वेलफेयर सिस्टम के तहत राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरह के बजट में किस तरह से उसके लिए रकम जुटाई जाती है और क्या किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर के, कर सिस्टम को लेकर के सरकारों को घेरते आए हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से? दरअसल क्या ये इस बार मुख्यमंत्री का जो बजट भाषण था, इसका पैटर्न चेंज हुआ है। आप देखेंगे पैटर्न, पहले जो बजट भाषण होता पहले लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि की थी। अगर आपने आज बजट भाषण की शुरुआत होगी तो बजट भाषण की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने शेर व शायरी का भी जो अंदाज जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने भाषण में किया करती थी, उसका भी उन्होंने आनंद लिया और उससे सदन में एक अच्छा माहौल भी बनाया उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ बजट भाषण की शुरुआत से उन्होंने घोषणाओं की शुरुआत की। जो पहले पैटर्न जो चेंज था कि एक एक चीज़ को पहले पृष्ठभूमि समझाई जाती थी तो उससे लोगों को बहुत बोरियत होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आरंभ से, यानी अपने 2 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने कोशिश ये की हर जो घोषणा है उस घोषणाओं के साथ साथ उसकी उपयोगिता क्या होगी, ये जो पैटर्न चेंज किया है, इसका जो गुणात्मक परिवर्तन किया बजट भाषण में, एक अपने आप में एक नया उन्होंने प्रयोग किया है और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसके साथ साथ जो संसदीय लोकतंत्र की जो गरिमा है, पक्ष और विपक्ष की, उन्होंने 2-3 जगह टिप्पणी भी की कि ये बजट कोई सत्ता पक्ष का नहीं है न प्रतिपक्ष का, ये हम सबका बजट है, राजस्थान का बजट है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ईस्टर्न कैनाल योजना जो है 13 जिलों में पानी और सिंचाई की
आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। और पहली बार मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री को भी याद दिलाया है कि उन्होंने अजमेर और जयपुर की रैली में वायदा किया था कि इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बनाया जाएगा। तो उन्होंने विपक्ष से भी कहा कि आपके चुने हुए सांसद हैं पूरे राजस्थान से 25, तो वो ये सब मिलजुल कर, हम सब मिलजुल करके और केंद्र सरकार पर ये दबाव डालें। तब उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया कि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रिफाइनरी बाड़मेर की, उस समय यूपीए सरकार होते हुए भी हमने उस पर दबाव डाला और उस चीज़ को मनवाया। इसलिए हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि राजस्थान के हित में, राजस्थान के कल्याण में, राजस्थान की विभूति के उसमें सब मिल करके इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करें, ताकि राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के विशेषकर जो 13 ज़िले हैं उनमें पानी और सिंचाई की उपलब्धता को पूरा किया जाए। केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय कहीं न कहीं इस बात को लेकर के कई बार वो सार्वजनिक मंच पर अपनी तरफ से जनप्रतिनिधियों को से आह्वान कर चुके हैं। वक्त बहुत कम बचा है, बत्रा साहब आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये बजट किस मायनों में विशेष हो जाता है? आपको क्या लगता है कि वो घोषणाएं जो आने वाले वक्त में राज्य के विकास पर कुछ खास असर डालेगी, वो कौन सी है? अगर आपसे बुलेट पॉइंट के रूप में मैं कुछ जानना चाहूँ तो वो कौन से बुलेट पॉइंट होंगे? बेसिक जो चीज़ है इसमें कि एक तो उन्होंने कृषि क्षेत्र पर जो जोर दिया है, एक जो चिकित्सा क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, औद्योगिक क्षेत्र को उन्होंने बहुत विशेष दिया और युवाओं को विशेषकर, युवा किस तरह से रोजगार के खुद अपने पैरों पर खड़े होने सके, आत्मनिर्भर बन सके। सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है, अगर हम पुरानी विधानसभा और राजस्थान विधानसभा का देखें तो राजस्थान विधानसभा जो पुरानी थी टाउन हॉल, उसमें 29 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा शुरू हुई थी और 7 अप्रैल को तत्कालीन वित्त मंत्री नाथूराम मिर्जा ने वो बजट पेश किया था। पुरानी विधानसभा में देखें तो अब तक मिला के ये 78वां बजट है। मुख्यमंत्री ने आज जो बजट भाषण किया है वो 79वां बजट माना जाएगा। और संयोग देखिए कि मुख्यमंत्री जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसमें 11वीं विधानसभा थी। 11वीं विधानसभा में पुरानी विधानसभा भवन और नई विधानसभा का संयोग हुआ। नहीं, यकीनन कहीं ना कहीं इतिहास और वर्तमान के इस सम्मिलित प्रयास के अंदर आने वाले भविष्य के कुछ सुनहरे सपने देखते हैं। उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत के ये भाषण के अंदर हम आने वाले वक्त के अंदर कुछ सुनहरे सपने बुन सकें। इसी उम्मीद के साथ आज की इस चर्चा को थामते हैं। गुलाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की फिलहाल मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।